सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है महात्मा गांधी व्यू अबाउट इकोनॉमी, यानी गांधी के आर्थिक विचार क्या थे। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय राजनीतिक चिंतन या भारतीय राजनीतिक विचारक, उसके सिलेबस का हिस्सा है। और जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पिछले वीडियोस में हम जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय क्या था, उनके जीवन पर किस किस का प्रभाव नज़र आता है, सत्य और अहिंसा के बारे में उनके क्या विचार है, सत्याग्रह के बारे में क्या विचार है। इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं और वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि गांधी से हर साल क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों के बारे में। गांधी जी का जो आर्थिक विचार है उन्हें गांधीवादी अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई है। गांधी जी के संपूर्ण आर्थिक चिंतन का जो आधार है उनकी आध्यात्मिक और नैतिक मान्यताएं हैं, और उन्होंने स्वयं अपने आर्थिक विचारों को मानवीय अर्थशास्त्र कहना पसंद किया है। वो कहते थे कि ये जो मेरा अर्थशास्त्र है इसको एक मानवीय की अर्थशास्त्र कहना चाहिए, ह्यूमनिटीज़ इकोनॉमी किसको कहा जाना चाहिए। वो कहते थे कि अर्थशास्त्र पे जो नीति शास्त्र है उसकी प्रधानता होनी चाहिए। वो कहते थे कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव मूल्यों से स्वतंत्र नहीं है। कोई भी अर्थव्यवस्था जो मानव के शोषण को, उत्पीड़न को, अत्याचार को या आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है, वो अर्थव्यवस्था मानव मात्र की दुश्मन है। तो वो कहते थे कि मानव मूल्यों से, नैतिकता से, अच्छाई से परे कोई शास्त्र नहीं है और अर्थशास्त्र भी नहीं है। अर्थशास्त्र पर नीति शास्त्र का नियंत्रण रहना ही चाहिए और अर्थशास्त्र को भी नीति शास्त्र द्वारा निर्धारित मान्यताओं का पालन करना चाहिए। गांधी जी कहते थे मैं अर्थनीति और अर्थ विद्या और नीति विद्या में कोई भेद नहीं करता, यानी अर्थ विद्या और नीति विद्या कोई अलग अलग नहीं है। जिस अर्थ विद्या से व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण को हानि पहुंचती हो उसे मैं अनीतिपूर्ण और पापमय कहूँगा। यानी ऐसा अर्थशास्त्र जो राष्ट्र को और व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचाता हो, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था को शोषण पर आधारित कहा गया, क्योंकि इसमें अमीर लोग जो है गरीबों का शोषण करते थे। तो गांधी जी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि मानव मात्र के शोषण को बढ़ावा देती है। दूसरा, गांधी जी ये कहते थे, आर्थिक समानता की वो बात करते थे। गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यानी जो सभी व्यक्ति हैं उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए। गांधी जी के शब्दों में, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की और सारे संसार की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बिना खाए और बिना कपड़े के कोई भी नहीं रह पाए। गांधी जी अक्सर इस बात से दुखी रहते थे कि लोगों के पास अच्छी रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। गांधी जी ने सूट पहनना छोड़ दिया और बाद में उन्होंने केवल धोती धारण करना शुरू कर दिया कि जब तक मेरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के बदन पर कपड़े नहीं आ जाएंगे अच्छे, तब तक मैं अर्धनग्न रहूंगा। और इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी ने कहा कि बेसिक नीड्स तो कम से कम पूरी होनी चाहिए। कोई भी अर्थशास्त्र या कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं का ख्याल रख सके, व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर सके। व्यक्ति के बीच इतनी खाई नहीं हो कि एक व्यक्ति तो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारे और दूसरा व्यक्ति जो है अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाए। तीसरा, आर्थिक न्याय का सिद्धांत। गांधी जी के अनुसार आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समाज के न केवल प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बल्कि वो अपने नैतिक दायित्वों को भी परिपूर्ण कर सके। वो आर्थिक समानता को आर्थिक न्याय का अनुपूरक मानते हैं कि आर्थिक समानता है वो आर्थिक न्याय की अनुपूरक है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को निम्नलिखित नैतिक कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, व्यक्ति को केवल शारीरिक श्रम के माध्यम से जीविका का अर्जन करना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि जो कोई शारीरिक श्रम नहीं करता, जो कोई व्यक्ति मेहनत से पसीना बहाकर रोटी अर्जित नहीं करता, तो ये समझ लीजिए कि वह समाज न्यायपूर्ण नहीं है और वह व्यक्ति भी स्वयं के साथ न्याय नहीं कर रहा। रोटी के लिए श्रम सिद्धांत जो है उन्होंने दिया
कि हमें रोटी प्राप्त करने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। वो कहते थे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर्स के कार्य का जितना महत्व है उतना ही महत्व एक नाई के कार्य का है। दूसरा, व्यक्ति को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित रखना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा लेता है। व्यक्ति को अपनी आर्थिक आवश्यकताएं न्यूनतम रखनी चाहिए। बेसिक नीड्स कम से कम रखो, संसाधनों के दास मत हो। व्यक्ति आज सोने के पिंजरे में कैद हो गया है, एक उन्मुक्त उड़ान भूल गया है। उस सोने के पिंजरे में खुद को कैद मत करो, सुविधाओं के दास मत बनो, भोग विलास के दास मत बनो। अपनी आवश्यकताएं सीमित रखो। अगर आप अपनी आवश्यकताएं सीमित रखेंगे तो प्रसन्न भी रहेंगे। वो कहते थे व्यक्ति को ऐस्तेय व्रत का पालन करना चाहिए। ऐस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, यानी व्यक्ति को ऐस्तेय व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरे की चीज़ों पर चोरी नहीं करनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, आवश्यकताएं न्यूनतम रखनी चाहिए और जो अपनी संपत्ति है उसको भी समाज हित को ध्यान में रखते हुए खर्च करना चाहिए। व्यक्ति को अपरिग्रह का व्रत का पालन करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब है कि केवल उतना संग्रह करो जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, बाकी का उपयोग समाज हित में करो, अनावश्यक संग्रह ना करो। उन्होंने आर्थिक आधार पर मशीनीकरण के विचार का बड़ा गंभीर विरोध किया है। वो कहते थे कि जो मशीनीकरण है ये सारी बुराइयों की जड़ है। गांधी जी का कहना था कि मशीनीकरण सांप की उस बाम्बी की तरह है जिसमें एक से लेकर हो सकते हैं। जहाँ मशीनें होती हैं वहाँ बड़े शहर, ट्राम, रेल और बिजली की रोशनी होती है। इस मशीनीकरण के बड़े नुकसान हैं। ये मशीनीकरण आखिरकार पूंजी के केंद्रीकरण को जन्म देता है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं छोटे छोटे पूंजीपतियों का नाश कर देते हैं। वो पहले बाजार में सस्ती चीज़ें उतारते हैं, मध्यम और छोटे उद्योगों को तबाह कर देते हैं क्योंकि लोग सस्ती चीज़ें खरीदते हैं। और जब बाजार पे उनका एकीकृत प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है, तो उसके बाद वो वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं। पूंजी का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में हो जाता है और व्यक्ति के हाथ में बेअथा पूंजी जो है मानव मात्र के शोषण को बढ़ावा देती है। वो ये भी कहते थे कि मानव पर मशीनों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया जाए, यानी मानव के ऊपर मशीनों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और मशीनों का प्रयोग मानव श्रम तथा पशु श्रम के अनुपूरक व सहयोगी के रूप में किया जाए, उसके विकल्प में नहीं। मशीनीकरण बढ़ता है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें 100 व्यक्ति जितना काम नहीं कर सकते वो इतनी एक मशीन कर देती है, यानी उसने 100 व्यक्तियों का रोजगार छीन लिया है। तो मशीनें व्यक्ति की सहायक बने, विकल्प नहीं बने। हम देख रहे हैं जैसे पहले लोग मानव श्रम की बड़ी महत्व थी, कोई खाई खोदी जाती थी या पाइपलाइन बिछाई जाती थी तो मनुष्यों से काम लिया जाता था। आजकल जेसीबी मशीनें आ गई हैं बड़ी बड़ी, यानी उसने गरीब लोगों का रोजगार छीन लिया है। तो वो कहते थे कि मशीनों का उपयोग विकल्प के रूप में किया जाए। मशीनों का उपयोग जो है विकल्प के रूप में नहीं किया जाए बल्कि सहयोगी के रूप में किया जाए। पशुओं की वैल्यू नहीं बची। हम देखते हैं सड़कों पे गाय आवारा घूमती रहती हैं, बैल आवारा घूमते रहते हैं। पहले खेती होती थी, बैलों से काम लिया जाता था, गायों से दूध दोहन में काम लेते थे, लेकिन आज विकल्प उपलब्ध हो गए। आज बैलों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रॉलीज आ गई हैं, हल चलाने के लिए भी जो है ट्रैक्टर के साथ मशीनें लगा दी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पशु श्रम का विकल्प हमारे पास मशीनें आ गई। पशुओं की हालत दयनीय हो गई, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो गांधी जी सही कहते थे। दूसरा, सार्वजनिक हित की पूर्ति करने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाना उचित है। जैसे बस है, बस का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, रेल का आप प्रयोग करेंगे, हवाई जहाज का, जलयान का, इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक मशीनें हैं, जो ज़रूरत की मशीनें हैं, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन हर जगह बढ़ता हुआ मशीनीकरण जो है लोगों के रोजगार छीन लेगा, बेरोजगारी पैदा होगी, तो समाज में अपराध भी पनपेगा, अवसाद भी पनपेगा, असंतोष भी पनपेगा। दैनिक जीवन में उपयोगिता के आधार पर छोटी मशीनों के उपयोग को उचित नहीं माना जाना चाहिए, उचित माना जाना चाहिए। यानी छोटी जो मशीनें हैं आप उनका उपयोग कर सकते हो, गांधी जी कहते थे। यानी वो मशीनीकरण का विरोध करते हैं। पांचवा, औद्योगिकरण और केंद्रीय अर्थव्यवस्था पर गांधी जी क्या सोचते हैं। गांधी जी कहते थे कि औद्योगिकरण जो है, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। उन्होंने जीवन भर इसका विरोध भी किया। यहाँ औद्योगिकरण से गांधी जी का आशय ऐसे उद्योगों की स्थापना से जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना को और मजबूत करते हों।
गांधी जी कहते थे कि बढ़ता हुआ औद्योगिकरण जो है वो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को जन्म देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले छोटे और लघु उद्योगों को जो है बड़े उद्योग उतरते हैं बाजार में, मध्यम और छोटे उद्योगों से सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, लोग सस्ती वस्तुएं खरीदते हैं। छोटे उद्योग और मंझले उद्योग जब खत्म हो जाते हैं तो फिर वो बाजार पर कब्जा कर लेते हैं और मनमानी दरों पर चीज़ें बेचते हैं। तो ये औद्योगिकरण खतरनाक है, ये पूंजी के केंद्रीकरण को मजबूत करता है, ये व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के शोषण को बढ़ावा देता है। वो अहिंसक अर्थव्यवस्था का समर्थक करते थे। गांधी जी ने औद्योगिकरण पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकल्प के रूप में अहिंसक अर्थव्यवस्था के विचार को प्रस्तुत किया। अहिंसक अर्थव्यवस्था से उनका आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से था जिसके संचालन के प्रकृति तत्व मानवीय सहयोग और सद्भाव हैं, न कि संघर्ष और प्रतियोगिता। यानी संघर्ष और प्रतियोगिता जो है वो प्रेरक तत्व नहीं है, बल्कि मानवीय सहयोग और सद्भाव है। गांधी जी ने अहिंसक अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का भी नाम दिया है कि जो अहिंसक अर्थव्यवस्था है एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है। इसमें लोग मिलजुल कर काम करेंगे, सहयोग के आधार पर काम करेंगे। इस अर्थव्यवस्था को वह स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम से भी स्वीकार करते हैं। इस कुटीर एवं ग्रामोद्योगों वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, सहकारिता के आधार पर उद्योग संचालित होंगे, सहयोग से संस्थाएं चलेंगी। इस अहिंसक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होंगी? इसमें उत्पादन और वितरण दोनों का आधार जन सहयोग होगा, यानी जन सहयोग के आधार पर ही उत्पादन होगा और वितरण होगा। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर ग्राम समाज के आदर्श को स्वीकार किया जाएगा, यानी जो गांव है वो आत्मनिर्भर होंगे। अर्थव्यवस्था का ढांचा विकेंद्रीकृत होगा। अर्थव्यवस्था में मानव श्रम को प्रधानता दी जाएगी और सभी को रोजगार प्राप्त होगा। भाई मानव श्रम को महत्व देंगे तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सभी केवल आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति मात्र से संतुष्ट होंगे, यानी सभी को जो है बेसिक नीड्स सभी की पूरी की जाएंगी। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल न्यास की भावना के साथ किया जाएगा, यानी जो निजी संपत्ति है उसका प्रयोग जो है एक न्यास की भावना के साथ, एक ट्रस्ट की भावना के साथ किया जाएगा। ये न्यास की भावना क्या है? न्यासीता सिद्धांत क्या है? इसके अंदर व्यक्ति जो है वो निजी संपत्ति का अधिकार तो व्यक्ति को होता है, लेकिन वह उस निजी संपत्ति को समाज की अमानत समझता है और वह खुद को उस संपत्ति का ट्रस्टी समझता है। वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात शेष संपत्ति का उपयोग समाज के हित को ध्यान में रखते हुए करता है। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। उस अर्थव्यवस्था में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होगा। बेसिक नीड्स की पूर्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अनावश्यक सुख सुविधा के फालतू के साधन नहीं जुटाए जाएंगे। मानव श्रम को महत्व दिया जाएगा। आत्मनिर्भर ग्राम समाज होंगे। उत्पादन और वितरण का आधार जन सहयोग होगा। आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी की धारणा की यदि हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी स्वदेशी की धारणा को मान्यता दी है। आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी की धारणा इस बात पर बल देती है कि आर्थिक क्रियाओं का मूल आधार स्थानीय क्षेत्र को माना जाए और उसके बाद आवश्यकता अनुसार इन आर्थिक क्रियाओं का विस्तार क्रमशः जिला, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। यानी ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, फिर राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत होंगी। स्वदेशी अपनाइए, खुद के देश में बनी हुई वस्तुएं अपनाइए, इससे स्वदेशी रोजगार मजबूत होगा। स्वदेशी का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों में सर्वाधिक महत्व स्थानीय स्तर की अर्थव्यवस्था को ही देता है। जब हम स्थानीय स्तर पर स्वावलंबी होंगे तो धीरे धीरे हम जिला स्तर पर भी स्वावलंबी होंगे, फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वावलंबी हो जाएंगे और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वावलंबन का महत्व बढ़ जाएगा। एक देश दूसरे देश का शोषण नहीं कर सकेगा। विशाल पूंजी के दम पर कोई दूसरे राष्ट्रों के श्रम का, उत्पादन के साधनों का और सस्ते बाजार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शोषण नहीं कर सकेंगी। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया जाने वाला शोषण है, जो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों का किया जा रहा शोषण है, उसका समाधान महात्मा गांधी की अहिंसक अर्थव्यवस्था में ग्रामीण और स्वरोजगार आधारित अर्थव्यवस्था में निहित है। उस स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम छोटे स्तर से शुरू करें। अगर हम ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भर होंगे तो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता का हमारा स्तर बढ़ता जाएगा। गांधी जी की ये स्वदेशी की जो धारणा थी उसका मूल उद्देश्य था
कि स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक संघर्ष, जो प्रतियोगिता है, जो शोषण मौजूद है, उसकी समाप्ति करके एक अहिंसक अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए। गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में रोटी के लिए शारीरिक श्रम का सिद्धांत भी दिया है। रोटी के लिए शारीरिक श्रम का सिद्धांत क्या है? रोटी तथा जीविका के उपार्जन के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता के विचार को गांधी जी ने टॉलस्टॉय एवं रस्किन से प्राप्त किया है। लियो टॉलस्टॉय के जो विचार थे उनसे वो बड़े प्रभावित थे। द किंगडम इज गॉड विद इन यू, व्हाट टू डू, गॉस्पेल्स इन ब्रीफ, ये जो लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक हैं उन्होंने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया था। और एक जॉन रस्किन की जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, उस पुस्तक से भी गांधी जी बड़े प्रभावित थे। गांधी जी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का उपार्जन शारीरिक श्रम के माध्यम से करना चाहिए, और उसे वो कहते थे पसीने के द्वारा रोटी कमाना। वो कहते थे पसीने के द्वारा रोटी कमाना एक प्राकृतिक और एक ईश्वरीय नियम है। गांधी जी ने शारीरिक श्रम को महत्व दिया है। वो कहते थे कि जीविका के उपार्जन हेतु शारीरिक श्रम करना तो इस प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। महान प्रकृति की इच्छा तो यह है कि हम रोटी पर जो है पसीना बहाकर कमाएं। ये भी कहते थे कि यह एक बुद्धि सम्मत नियम है। गांधी जी के शब्दों में बुद्धि भी हमें इस चीज़ों की ओर ले जाती है कि जो मजदूरी नहीं करता उससे खाने का क्या हक है, यानी जो मजदूरी नहीं कर सकता उसे खाने का क्या हक है। तो एक बुद्धि सम्मत नियम है। गांधी जी ने न्यासिता, प्रन्यास तथा संरक्षकता का सिद्धांत भी दिया। इसको थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप अंग्रेजी में कहते हैं। ये एक अहिंसक अर्थव्यवस्था की स्थापना में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का मूल आधार गांधी जी की जो नैतिक और आध्यात्मिक सोच थी वो ये है। गांधी जी कहते थे कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जिसके पास धन है वह उसे अपना समझकर फिजूल खर्च ना करे, उसे समाज की दी हुई एक अमानत समझे और उसे जनता के कल्याण में खर्च करे। गांधी जी की न्यायिकता की व्यवस्था के संदर्भ में संपत्ति पर निम्नलिखित 3 प्रकार के स्वामित्वों का उन्होंने उल्लेख किया है। वो 3 प्रकार के स्वामित्व कौन कौन से हैं? एक तो है ईश्वर का स्वामित्व, यानी इस प्रभु का स्वामित्व है। दूसरा व्यक्ति का निजी स्वामित्व है, व्यक्ति ने अपनी मेहनत से संपत्ति अर्जित की है इसलिए वो उसकी निजी संपत्ति है। और तीसरा है समाज का नैतिक स्वामित्व, क्योंकि व्यक्ति ने संपत्ति समाज से ही अर्जित की है, समाज की ही वजह से अर्जित की है, तो वो समाज का नैतिक, तो वह धन जनता की ओर से, समाज की ओर से उसे मिला है और वह व्यक्ति उस धन का ट्रस्टी या अमानतदार है, यानी वह उस धन का क्या है? ट्रस्टी या अमानतदार। गांधी जी के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये है कि संपत्ति के वितरण के क्षेत्र में गंभीर आर्थिक असमानता का जन्म हो गया है। समस्या ये है कि संपत्ति के जो वितरण और उपभोग का क्षेत्र है उसमें गंभीर आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई है। पूंजीवादी अंत में एक अन्यायपूर्ण तथा शोषणपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो स्थापना की गई है पूंजीवाद के द्वारा वो भी गलत है। पूंजीवादी व्यवस्था शोषण और उत्पीड़न को बढ़ावा देती है। गांधी जी ने न्यायिकता की स्थापना के 2 प्रमुख साधन बताए हैं। नंबर 1, वैचारिक क्रांति की जाए, लोगों को जनमत को जागरूक किया जाए, बताया जाए, और अहिंसात्मक असहयोग। इस पूंजीवादी और शोषणकारी व्यवस्था को निपटाने का एक ही साधन है अहिंसात्मक असहयोग। इनके माध्यम से हम शोषण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं और न्यायिकता के सिद्धांत को बढ़ावा दे सकते हैं। गांधी जी ने जब उस समय ब्रिटिश राज के विरुद्ध जब आंदोलन किया तो बिड़ला, टाटा और इसके अलावा जमनालाल बजाज का जो परिवार था उनको सबको इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अपनी संपत्ति का उपयोग समाज हित में किया, और उन्होंने बड़े पैमाने पर समाज हित में पैसा खर्च भी किया। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने अमूल्य निधियाँ प्रदान की ताकि वो संघर्ष के साथी बन सकें, और वो गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इस ट्रस्टीशिप की जो थ्योरी है वो गांधी जी के अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था वाले समाज की स्थापना के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का। और ये ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है ना वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट की जाती है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का उत्पीड़न किया जा रहा है। पूंजीपति जो है मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, समाज के हाशिए पर बैठे किसान की हालत खस्ता है,
देश की पूंजी जो है, अब एक आकलन, एक सर्वे अभी थोड़े दिन पहले छपा था कि देश की जीडीपी का 70% केवल 14 बिजनेस फैमिली से आता है। 14 बिजनेस फैमिली से देश की जीडीपी का 70% आता है, और 30% जीडीपी जो है बाकी पूरा देश बच गया जो है वो देश की जनसंख्या उत्पन्न करती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार 14 बिजनेस घरानों ने देश के 70% जीडीपी पर कब्जा कर लिया है, अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। ये पूंजी का केंद्रीयकरण ही बेरोजगारी, शोषण और उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए या महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको याद करना है। कोई दिक्कत आपको हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। कॉलेज के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। इस टॉपिक को रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।